हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका MEG 2 जो कि है आपका ब्रिटिश ड्रामा। और मेनली हम आज की वीडियो में करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है और जितनी भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे, कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या मेनली पूछा जाता है। उसके बाद एक दो वीडियोज़ और मैं बनाऊँगी जिसमें हम बात करेंगे इसके पेपर की, जो लास्ट ईयर पेपर आया था। 2 पेपर हम देखेंगे क्योंकि रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। डजेंट मैटर आप कितना पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो, लेकिन विदाउट PYQ को देख के अगर आप पेपर में जा रहे हो, दैट विल बी अ वेरी ह्यूज मिस्टेक फ्रॉम योर साइड। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता पेपर में पूछ कैसे रहे हैं तब तक आपका पढ़ना बेकार है, अगर आप बिना उसको अप्रोच को ध्यान में रख के पढ़ रहे हो तो। ताकि एक बार पेपर ज़रूर देखा करो कि आपको पता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके हिसाब से आपके माइंड में कितने कितने पॉइंट हैं, उसके हिसाब से आपके पास कौन सा क्रिटिकल आइडिया है, क्या आप अपने आंसर को किसी थ्योरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसके लिए। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा स्कोर करना है, इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन यू आर ऑन द राइट पेज। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके, तो सबसे पहले तो देखो आपके पास फर्स्ट डेज हैं, आपके पास टोटल 9 ड्रामा हैं। हमेशा याद रखना कि बहुत बार होता है कि बच्चे ना गलती से नॉवल लिख देते हैं। अब देखो, एक सबसे फ्रंट पे ही अगर आपने इंट्रो में ही गलती कर दी, आपने नॉवल लिख दिया, आपने चेकर का दिमाग वहीं पे ख़राब कर दिया और उसके बाद आप सोचो कि आपके नंबर कटते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ड्रामा है, गलती से भी नॉवल मत लिख देना कहीं पर भी। फर्स्ट इज आपके पास है मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, हैमलेट है। अब ये तीनों आपकी रेनेसां टाइम पीरियड के हो गए, एलिजाबेथन एज के। ठीक है, तो जब भी अपना आंसर मोल्ड करोगे इन तीनों के ऊपर हमेशा एक की पॉइंट मेंशन कर दो कहीं पे कि रेनेसां टाइम पीरियड पे लिखा गया। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसको नहीं पता है, राइटर को, चेकर को नहीं पता है, बट इसलिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि रेनेसां टाइम पीरियड पे लिखा गया। अब रेनेसां टाइम पीरियड पे एलिजाबेथन का भी आप मेंशन कर सकते हो कि उस टाइम पे स्टेज के जितने भी ड्रामा के स्टेज कन्वेंशंस क्या थे। किसी भी चीज़ को लिखा जा रहा है तो स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि एलिजाबेथन की अगर हम बात करें तो ड्रामा अलग तरीके से लिखे जा रहे थे। ठीक है, अब हैमलेट जैसे लिखी गई है क्योंकि शेक्सपियर ने आके चीज़ों को चेंज कर दिया, काफ़ी सारा चेंज कर दिया था। जैसे कि फीमेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने लग गए थे, जो कि हालांकि बॉयज़ होते थे पर मेल होते थे, फीमेल बन के वो रोल प्ले करते थे। डिस्गाइज का कॉन्सेप्ट लेके चले आए थे वो उस तरीके से। अब फिर हमारा अगर हम देखें कि एल्केमिस्ट, ये हमारा बेन जॉनसन लिख रहे हैं। बेन जॉनसन किस एज में आते हैं, ये जेकोबियन में आते हैं। तो जब भी अपना आंसर मोल्ड कर रहे हो एक छोटी सी लाइन लिख दो कि ये बेन जॉनसन ने लिखी है, बेन जॉनसन जो है हमारे जेकोबियन एरा से बिलोंग करते हैं। अब आपने एक छोटी सी टर्म यूज़ कर ली है, लेकिन उससे राइटर जो भी चेकर बैठा है उसको पता चला कि ठीक है आपको कम से कम एजेस के बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बस पढ़ रहे हो, आपको एजेस का पता है, एजेस में क्या क्या चीज़ें चल रही थी आपको वो पता है। मर्डर इन द कैथेड्रल आपकी एलियट लिख रहे हैं तो वो मॉडर्न एज में आ जाते हैं। प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न में आ जाएगा। पिग्मिलियन आपके GB शॉ लिख रहे हैं, एक बहुत ही फेमस आयरिश आपके ड्रामेटिस्ट हैं। और इनका जब भी आप मेंशन करोगे, जब भी आप बात करो GB शॉ की, हमेशा याद रखो एक चीज़ की फेबियन सोसाइटी थी एक, ठीक है, FABIAN, फेबियन सोसाइटी, उसका एक पार्ट हुआ करते थे और ये बिलीव करते थे सोशल चेंज लेके आने में। और ऐसा नहीं कि कुछ रिवोल्यूशनरी करके, नहीं, वो थिएटर के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू कुछ रिवोल्यूशन लेके आना। इन्होंने एक लाइन बोल रखी थी कि जब से उन्हें पता है ना, जब से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने एक भी लाइन ऐसी नहीं लिखी है जो किसी न किसी एजेंडा के लिए ना लिखी गई हो। मतलब कि वो हर एक चीज़, अगर एक लाइन लिखते हैं ना, उसका भी एक एजेंडा होता है कि वो कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी में, तो वो है। और ये इनके में जब भी आप याद रखोगे तो सोशल जो आपका आइडिया है, सोशलिस्ट थे ये, तो आप इस चीज़ को हमेशा मेंशन करो कि एक सोशलिस्ट थे और इसी वजह से इनका जो पेग्मिलियन है वो भी एक सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ शो कर रहा है, राइट। कि जैसे इन्होंने बात करी है कि सोसाइटी किस तरीके से क्लास में डिवाइडेड हो रखी है, फिर जो आपकी एलिजा डूलिटिल है वो, उसकी लैंग्वेज कैसी है, प्रोफेसर हिकिंग की लैंग्वेज कैसी है, तो वो जो क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है ऊपर नीचे का, पुअर एंड रिच का कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि वो एक सोशलिस्ट है तो वो अपने आइडिया में सेम आइडियाज़ को कहीं ना कहीं फॉलोअप करेंगे। और फेबियन सोसाइटी अगर आपने मेंशन कर दिया तो आप यकीन मानो आपको हाफ नंबर या फिर 1 नंबर ज़रूर मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा। तो कुछ चीज़ें हैं जो याद रखा करो। फिर आते लुक बैक इन एंगर, ये आएगा आपका फिर से मॉडर्न एज में। अब लुक बैक इन एंगर की जब आप बात कर रहे हो हमेशा याद रखो कि मेंशन करना है आपको एक टर्म जो कि है आपका यंग एंग्री मैन का। यंग एंग्री मैन आपका एक मूवमेंट रहा है, लिटरेरी मूवमेंट रहा है। अब लिटरेरी मूवमेंट मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी थीम के आसपास अपने वर्क्स को लिखा। अब यंग एंग्री मैन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, आप छोटा सा ये मेंशन कर दो कहीं पर भी कि जब आपका वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है, ठीक है, आपका ग्रेट डिप्रेशन आ चुका है 1930s में, 2930 में आपका ग्रेट डिप्रेशन आता है जब आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। वो एक बहुत बहुत बड़ा इवेंट था जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, क्योंकि सडनली पता चलता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, सडनली बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोगों के पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो उसका जो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि लिटरेचर जो है वो मिरर करता है सोसाइटी को। ये लाइन आप ऐड कर सकते हो, जब लिटरेचर सोसाइटी को हमारा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वही चीज़ आपकी इसमें भी देखने को मिलेगी। तो जो डिप्रेशन आपका
इकोनॉमिक वे में आया था वही आपकी लिटरेचर में शो कर रखा है कि जो जिमी जिमी का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का, उसके पास जॉब नहीं है, वो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। प्लस उसके बाद आप ये जरूर मेंशन करना कि कोई भी आंसर अगर आप ध्यान रखना कि अगर इस पर आ रहा है तो इस चीज़ के लेके चलो कि यंग एंग्री मैन में और कौन कौन से 2-3 राइटर थे, ठीक है, जैसे कि आपकी किंग्सली एमिस है वो भी लिख रहे थे, तो 1-2 राइटर और ऐड कर दोगे तो थोड़ा सा वो अच्छा रिफ्लेक्शन जाता है कि आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता है, सिर्फ समरी नहीं लिख रहे हो वहाँ पे आप। और जैसे ग्रेट डिप्रेशन की बात कर दो, आप ब्लड शेड की बात कर दो, वर्ल्ड वॉर हो चुका था और अमेरिका ने एंट्री ले ली थी, तो अमेरिका की एंट्री के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन अब पावर नहीं रहा, मतलब सेंटर ऑफ द पावर वो ब्रिटेन नहीं रहा। अब सडनली लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई अमेरिका के पास ज़्यादा पावर है। तो सोचो कि अगर आप एक बहुत हाई स्टेटस पे हो और सडनली आपको पता चले कि नहीं भाई कोई और है आपसे ऊपर, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना वो भी इसमें आप मेंशन करो। प्लस जो जेंडर के जो डायनेमिक्स हैं, जो जेंडर का इसमें डिफरेंस दिखा रखा है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट थीम भी है। तो वो चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए कि जब कोई आंसर आ रहा है आपको कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं। वेटिंग फॉर गोडो आपका वन ऑफ द बेस्ट थिएटर ऑफ एब्सर्ड का ड्रामा है। ये आपका आता है, अब फर्स्ट टाइम परफॉर्म होता है आपका 1953 में। डेट सबकी याद रखो। देखो मैं बोलूँगी आपका इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, जब आपको भर भर के पढ़ना पड़ेगा ना नेट के लिए तब आप समझोगे कि ये सिलेबस नहीं है कुछ भी। तो ये छोटी छोटी डेट्स है ना, इनको याद रखो। जब आपने लिखा कि इस पर्सन ने इस वर्क को लिखा है, ब्रैकेट में करके यहाँ पे उसकी पब्लिकेशन या फिर परफॉर्मेंस की डेट लिख दो। एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपको डेट वगैरह याद है, कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती, इतना टाइम नहीं लगता है। जैसे लुक बैक इन एंगर की आपकी 1954 है, पेगमिलियन की मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरे मतलब जो हमारा एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें सिलेबस अगर हम नेट के लिए पढ़ते हैं तो उसमें पेगमिलियन इतना हाई फाई कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेट हमने स्किप कर रखी है। हैमलेट की याद रखो, फॉस्टिस की याद रखो, ऐसे जितनी भी डेट होती है ना वो याद रखा करो थोड़ी थोड़ी। तो अब अगर हम बात करें वेटिंग फॉर गोडो की, तो वेटिंग फॉर गोडो क्या बात करते हैं, देखो वेटिंग फॉर गोडो आपका आ रहा है 53 में है ना, 1953 में वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो वर्क है, ये जो ड्रामा है, ये आपका मॉडर्निज्म में भी आता है, पोस्ट मॉडर्न में भी आ रहा है। हालांकि हम इसको मॉडर्न में ऐड करके चलते हैं। मॉडर्न एज क्या बात करता है, मॉडर्निज्म क्या बात करता है, ये ज़रूर मेंशन करना कि मॉडर्निज्म बात ही करता है कि वो अपने कन्वेंशंस को ब्रेक करेगा। कन्वेंशन मतलब एक ड्रामा कैसे लिखा जाता था, एक बिगनिंग होगी, एक मिडल होगा, एक एंड होगा, है ना। उसमें चीज़ें जो है वो एक फ्लो में चलेंगी, एक तरीके का आपका वहाँ पे एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। आपके 5 एक्ट होने चाहिए, आपके कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, उनमें कोई ना कोई एक प्लॉट होना चाहिए। सबसे मेन आपने एरिस्टोटल की बात लिख दो, एरिस्टोटल ने क्या बोला है कि चीज़ें एक प्लॉट में होनी चाहिए, चीज़ें बढ़नी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, है ना कोई जो चीज़ें हैं जो प्रोग्रेस करेंगी। लेकिन उसी के अपोजिट में मॉडर्न एज की ड्रामा क्या करते हैं, मॉडर्न एज के ड्रामा, पोइट्री, नॉवल कुछ भी ले लो आप, वो सारे कन्वेंशंस को ब्रेक कर देते हैं। फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले आते हैं क्योंकि ब्लड शेड लोग देख चुके होते हैं, सब हाई आपका ग्रेट डिप्रेशन हो चुका है, ब्लड शेड हो चुका है, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो चुका है, और उसके बाद लोगों को समझ में आता है कि जो वर्ल्ड है इज फ्रेगमेंटेड, ठीक है। और वो जो फ्रेगमेंटेशन है, वो जो लाइफ में एक सेंस होती है कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात करें तो मार्टिन एस्लिन का नाम भी ऐड कर सकते हो कि मार्टिन एस्लिन ने ही इसको कॉइन आउट किया था पहली बार। फिर इसके जो भी कोई भी क्वेश्चन है, ये तो एकदम बेसिक चल रहे हैं ना हम, कि ये चीज़ आप लिख सकते हो। और मैक्सिमम गोडो पे ये आता है, वेटिंग फॉर गोडो पे, कि एक थिएटर मतलब ये एक एब्सर्ड ड्रामा कैसे है। तो एब्सर्ड आपको पता है कि 2 एक्ट हैं, दोनों आपस में मिरर कर रहे हैं, है ना। हर एक चीज़ 2-2 के पैरेलल में चल रही है। आप देखो 2 एक्ट हैं, दोनों आपस को मिरर कर रहे हैं। डिफरेंस बस इतना है कि पहले वाले एक्ट में जो ट्री है वो बिल्कुल ही बैरन है, सेकेंड वाले में उसमें 2-3 लीव्स जो हैं वो दिखा रखी हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास 2 बंदे हैं, व्लादिमीर एंड हमारा जो एस्ट्रोजन है। से हमारे पास 2 पर्सन आते हैं, लेकिन पोजो आते हैं, जो बॉय है वो 2 बार आता है ना। तो चीज़ें कहीं ना कहीं पैर में चल रही हैं। इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें नहीं पता कि टाइम क्या है, उसकी घड़ी खो जाती है, उसे नहीं पता टाइम क्या चल रहा है, कब से वो वेट कर रहे हैं, कब करेंगे नहीं करेंगे। सुसाइड का वो जो आइडिया लेके आते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो वो जो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है वो आप यहाँ पे ऐड करो। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड का आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे से लिख दो। तो ये बेसिक्स आपका ये था कि आपके सिलेबस में क्या है। आप एक बार